हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोमेड इजी। तो बच्चों, अभी तक के अगर हम इस पूरे जेनेटिक्स के एक जर्नी की अगर हम बात करें, सो ऑलमोस्ट हाफ जर्नी वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है। एंड अभी भी इसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको कि डिस्कस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। सो बहुत जल्दी ये चैप्टर आपका जो है ये कंप्लीट होगा। और आइए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का जो हमारा लेक्चर है। और इस आज का जो हमारा एक टॉपिक रहेगा, ठीक है, इसमें हम स्टडी करेंगे। देखो बच्चों, नॉर्मली तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, नॉर्मली हमने देखा कि फॉर वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेट ओनली वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ये तो हमने देखा है। मेंडेलियन जेनेटिक्स में भी हमने इस तरह से सारी स्टडी किया कि एक जो ट्रेट है उसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी वन जीन इज फॉर वन कैरेक्टर और ट्रेट। ठीक है। और ये भी हमने देखा था कि वन जीन इज हैविंग टू एलेल्स इन नॉर्मल केसेस, बट इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट वन जीन may contain more than one type of alleles for one particular type of trait। ठीक है, जिसमें कि हमने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का हमने पूरा जेनेटिक्स जो है उसका वो डिस्कस किया। ठीक है। तो अगर आप में से किसी ने भी अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज उसे जाकर के देखें, क्योंकि आगे के जो भी लेक्चर्स है वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। तो अब जो हमने पढ़ा अभी तक, तो हमारा क्या था इसमें, वन जीन इज फॉर वन ट्रेट, है ना। बट ये चेंज भी हो सकता है। इसमें भी कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें कि हम ये देखेंगे कि जो एक जीन है इट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन वन टाइप ऑफ ट्रेट्स। ठीक है, यानी एक जीन एक से ज्यादा ट्रेट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ठीक है। सो वन जीन मे बी responsible for more than one traits। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो एक जीन है ये एक से ज्यादा ट्रेट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ठीक है। एंड सच टाइप ऑफ जीन्स दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन वन टाइप ऑफ ट्रेट और कैरेक्टर्स। such type of genes are called as pleiotropic genes। So the pleiotropic genes, ठीक है, and this phenomena is known as pleiotropy। ठीक है, प्लियोट्रॉपी। सो इसका बेसिक जो एक सेंटेंस है दैट इज वन जीन is responsible for more than one type of traits। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल को लेकर के इजीली आपको पूरा जो एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा एग्जाम्स में ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझेंगे। इसका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है, किस तरह से ऑटोसोमल या रेसेसिव, ये जो भी टर्म्स हैं, ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से इसमें समझेंगे। ठीक है। तो इसमें जो हम एग्जाम्पल लेंगे बच्चों, सो द एग्जाम्पल इज सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। तो इस प्लियोट्रॉपी में जो हम एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द सिकल सेल एनीमिया। ओके। सो अब हम एक नॉर्मल ह्यूमन की बात करते हैं। नॉर्मल ह्यूमन जो नॉर्मल ह्यूमंस हैं, इनमें हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। ठीक है, एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन के केस में अगर देखेंगे सो यहाँ पर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, जिसको कि हम अल्फा 2 बीटा 2 अल्फा 2 गामा 2 अल्फा 2 डेल्टा 2 इस तरह से आपने पढ़ा होगा कि इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, बट एडल्ट के केस में क्या होता है, यहाँ पर अल्फा 2 बीटा 2 यानी 2 अल्फा एंड 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, ये इस तरह से 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स।
इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सो यहां पर 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स, दे आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस हीमोग्लोबिन। ठीक है, ह्यूमन के हीमोग्लोबिन में इस तरह से 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, और अच्छा, इससे पहले आप सिकल सेल एनीमिया जो है इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। सबसे पहला आप एक पॉइंट लिखेंगे यहां पर, दैट सिकल सेल एनीमिया is caused due to point mutation। ठीक है, यहां पर सिकल सेल एनीमिया जो है इट इज कॉज्ड ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। अब ये पॉइंट म्यूटेशन क्या है इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट यहां पर आप लिखेंगे, इट इज an autosomal recessive disorder। ठीक है, ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, सो ये 2 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप नोट करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहां पर इसको समझ रहे थे कि एक जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है ह्यूमन के केस में, यहां पर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, जिसमें कि 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद में अब यहां पर होता क्या है बच्चों कि जो ये बीटा चेन है, इस बीटा चेन में कुछ अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस प्रेजेंट होता है। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो बीटा चेन है, इस बीटा चेन में अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस होंगे, तभी तो हम उसको पॉलीपेप्टाइड बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर जो बीटा चेन में, इस बीटा चेन में अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस है, तो उन अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस को मैं यहां पर नोट कर रहा हूं, आप भी इसको लिखेंगे। यहां पर सबसे पहला जो अमाइनो एसिड है दैट इज वैलीन। ओके, नेक्स्ट अमाइनो एसिड इज हिस्टिडीन, and next amino acid is leucine, and next is threonine. Okay, and the 5th amino acid is proline, 6th amino acid is glutamate or glutamic acid, and the 7th amino acid is glutamine। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर आप देखेंगे कि ये, और इसी तरह से आगे भी एक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है। सो दिस इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का, एक बीटा चेन में जो इस तरह से अमाइनो एसिड का सीक्वेंस, यानी फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर अमाइनो एसिड होता है वैलीन, नेक्स्ट हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रेओनिन, प्रोलीन, ग्लूटामेट एंड ग्लूटामिन। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल बीटा चेन का एक स्ट्रक्चर है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसका एक सीक्वेंस है। ठीक है, ये नॉर्मल का यहां पर हम लिख रहे हैं इसको, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड बीटा चेन। ठीक है, अब होता क्या है यहां पर, हमने यहां पर बात की है पॉइंट म्यूटेशन की। अब यहां पर आपको समझना है कि पॉइंट म्यूटेशन होता क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर जैसे सीक्वेंसेस हैं, तो फर्स्ट पर सीक्वेंस जो है यहां पर सीक्वेंस हो जाएगा वैलीन। अच्छा, अब जो हम सीक्वेंस लिख रहे हैं ये सीक्वेंस किसका है, ये है HBS, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, यानी कि सिकल सेल जो हीमोग्लोबिन है उसका सीक्वेंस अब हम लिखने वाले हैं कि अगर किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है तो उसके बीटा चेन में क्या सीक्वेंसेस होंगे अमाइनो एसिड के। ठीक है, ये हम लिखने वाले हैं इसमें। सो यहां पर फर्स्ट पोजीशन पर क्या होगा, वैलीन,
सेकेंड पोजीशन पर यहां पर हिस्टिडीन, थर्ड पोजीशन पर सेम रहेगा यहां पर ल्यूसीन, ओके, एंड फोर्थ पोजीशन सेम थ्रियोनिन, फिफ्थ पोजीशन पर भी यहां पर सेम अमाइनो एसिड प्रोलीन, ओके, एंड सिक्स्थ पोजीशन को अभी हम ब्लैंक छोड़ते हैं, और लास्ट में यहां पर जो सीक्वेंस होगा अमाइनो एसिड का दैट इज सेवेंथ अमाइनो एसिड ग्लूटामीन, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं सारे अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जो है ये सेम अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है ना। नॉर्मल केस में भी बीटा चेन में सेम अमाइनो एसिड्स हैं, और सिकल सेल जो है इसमें भी सेम है, बट यहां पर आपको देखना है इस प्लेस पर, सिक्स्थ पोजीशन पर, ठीक है, इस जगह पर आपको देखना है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में क्या होता है, सिक्स पोजीशन पर क्या होता है, ग्लूटामेट, ठीक है, ग्लूटामेट अमाइनो एसिड होता है, बट यहां पर ये जो ग्लूटामेट है, दिस ग्लूटामेट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर अमाइनो एसिड दैट इज द वैलीन, ओके। तो यहां पर क्या हुआ, आना चाहिए था ग्लूटामेट, बट आया क्या यहां पर, सिकल सेल के केस में क्या आया यहां पर, वैलीन। सो ग्लूटामेट इज रिप्लेस्ड बाय वैलीन एट सिक्स्थ पोजीशन इन बीटा चेन, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट म्यूटेशन, इसी को हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। तो यहां पर आपको देखने में लग रहा है कि एक अमाइनो एसिड ही तो चेंज हुआ है, तो इससे बहुत ज्यादा तो फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। इस एक अमाइनो एसिड के अगर एक भी अमाइनो एसिड का सीक्वेंस यहां पर अगर चेंज होता है तो इससे बहुत ज्यादा चेंजेस जो है वो बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो हम देखेंगे इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, क्या क्या इससे बॉडी में किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है, ठीक है, इस एक पॉइंट म्यूटेशन से, ठीक है। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि एक पॉइंट पर जाकर के यहाँ पर जो अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर चेंज हुआ, ठीक है। सो दिस इज द कॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया, मींस एट सिक्स पोजीशन, यहां पर आप लिखेंगे एट सिक्स पोजीशन इन बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, glutamate is replaced by valine, okay, this is the key point कि यहां पर सिक्स पोजीशन पर बीटा पॉलीपेप्टाइड जो चेन है, यहां पर सिक्स पोजीशन पर जो ग्लूटामेट है ये रिप्लेस हो गया अनदर अमाइनो एसिड दैट इज वैलीन से ये रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद में यहाँ पर इसके क्या क्या रिजल्ट होते हैं, यानी इस तरह का म्यूटेशन होने से, पॉइंट म्यूटेशन होने से किस तरह के जो चेंजेस हैं बॉडी में चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस या फिर आप रिजल्ट कुछ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, द शेप ऑफ आरबीसी चेंजेस, ठीक है। यहां पर जो आरबीसी का शेप है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, और चेंज होने पर यहां पर आरबीसी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सो द आरबीसी इज लाइक दिस इज द, इसको आप डंबल शेप भी बोल सकते हैं या फिर बाय कॉन्केव शेप भी बोल सकते हैं, ठीक है, बाय कॉन्केव शेप नॉर्मल केस में, बट हियर द शेप changes and it becomes like sickle, ठीक है। इस तरह का पॉइंट म्यूटेशन होने पर क्या चेंज हुआ, सबसे पहला जो मेजर चेंज होता है यहाँ पर आरबीसी का शेप पूरी तरह से चेंज हो जाता है, और जो आरबीसी बाइकॉन्केव शेप में थी वो आरबीसी चेंज होकर के और ये सिकल शेप में ये चेंज हो जाती है, ठीक है, सिकल शेप। अच्छा, तो अब ये चेंज हो गया,
आरबीसी का तो चेंज हो गया। अब इसके बाद में क्या है इसमें आप दूसरा और क्या इसमें चेंज हो सकता है, या कोई और जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो क्या हो सकती है? ऑब्वियसली बात है, आरबीसी का जो फंक्शन होता है दैट इज द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, बॉडी के जो भी सेल्स हैं या जो भी टिश्यूज हैं वहां तक ऑक्सीजन को लेकर के जाना, ऑक्सीजन कैरी करना, है ना। तो अब क्या होगा, यहां पर इसका शेप चेंज होने से इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है दैट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी विल बी डिक्रीज्ड, बहुत ज्यादा वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप शेप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह का शेप है, तो इस शेप की वजह से यहाँ पर जो इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है दैट विल बी डिक्रीज्ड, ओके, दैट विल बी डिक्रीज। सो यहां पर आप जो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे दैट इज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी विल बी डिक्रीज्ड, ओके। यहां पर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज होने पर क्या होगा, ठीक है, अगर हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, अगर उनमें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन अगर उनको नहीं मिलेगा तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं वो डाई होने लगेंगी, है ना। धीरे धीरे वो जो है, जो बॉडी की जो सेल्स हैं वो क्या होंगी, डाई होने लगेंगी, है ना। पर्सन जो है वो बहुत जल्दी वीकनेस फील करने लगेगा, किसी काम को करने में वो जो है बहुत जल्दी उसमें क्या होगा, वीकनेस आने लगेगी, है ना। कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को जितना ऑक्सीजन चाहिए होगा उतना ऑक्सीजन वो आरबीसी ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही है ना, तो ये चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये सारे चेंजेस जो हैं या इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है इस सिकल सेल एनीमिया के, तो ये मेजर जो है इसमें सबसे पहले तो आपको इसमें याद रखना है कि जो ये जो इसका कॉज है दैट इज द पॉइंट म्यूटेशन, मींस एट 6th पोजीशन इन बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन द ग्लूटामेट इज रिप्लेस्ड बाय द वैलिन, दिस इज द पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। तो ये मेन कॉज है। इसके बाद में यहां पर आपको ये याद रखना है कि इसके रिजल्टेंट क्या होगा, यानी कि इसका आरबीसी का शेप चेंज होगा। सबसे मेन जो इसका चेंज है दैट इज द चेंज इन आरबीसी, सिकल शेप में हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है सिकल सेल एनीमिया। और इसके सिकल शेप में चेंज होने की वजह से फिर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है इसका हम एक जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको देख लेते हैं कि इसमें जीनोटाइप वगैरह जो इसका इनहेरिटेंस पैटर्न है वो किस तरह से डिसाइडेड होता है, ठीक है। तो यहां पर होता क्या है, HB हीमोग्लोबिन, नॉर्मली हम इसको लिखते हैं HbA, ठीक है। और अगर सिकल सेल एनीमिया में अगर हम लिख रहे हैं, ठीक है, या सिकल सेल हीमोग्लोबिन अगर हम इसको लिखेंगे तो इसको हम लिखते हैं HbS, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड दिस इज सिकल सेल हीमोग्लोबिन, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज सिकल सेल हीमोग्लोबिन, ओके। नेक्स्ट यहां पर कुछ कंडीशंस हैं, जैसे HbA एंड HbA, ठीक है। सेकेंड HbA एंड HbS, थर्ड HbS एंड HbS, ठीक है। These are 3 conditions, HbA, 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 HbS and the last one is HbS, HbS, ठीक है। तो अब इन तीनों सिचुएशन में आपको देख करके बताना है कि यहाँ पर जो सबसे पहला जो केस है दैट इज HbA, तो ये ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर आपको नॉर्मल दिख रहा है ना, ये क्या है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। दोनों ही जो
यहाँ पर जो एलिल्स हैं वो कैसे हैं, बोथ एलिल्स आर नॉर्मल। तो ये नॉर्मल यहाँ पर जो इसका फिनोटाइप होगा या जो यहाँ पर हीमोग्लोबिन होगा दैट विल बी नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये दो एलिल्स हैं, है ना, दो एलिल्स हैं। अब इसमें से क्या होगा कि 50% तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिकल सेल है ना, 50%, और 50% जो है वो नॉर्मल है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होना यहाँ पर भी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। बट फिर भी पर्सन जो है वो 50% ही उसमें प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होंगी, ठीक है। पूरी तरह से हम इसको नहीं बोल सकते कि ये सिकल सेल जो एनीमिया है वो सिकल सेल एनीमिया है, हम इसको पूरी तरह से नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिल प्रेजेंट है जो कि सिकल सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए सो यहां पर आप लिखेंगे दैट 50% विल बी अफेक्टेड, ठीक है, 50% जो है वो अफेक्टेड होगा, ओके। और लास्ट में जो यहाँ पर थर्ड कंडीशन है, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों के दोनों एलिल, ठीक है, ये दोनों ही एलिल्स जो हैं ये सिकल सेल के एलिल्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पर्सन जो है, पर्सन की यहाँ पर डेथ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये सिकल सेल एनीमिया का केस है, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो एलिल्स हैं वो कैसे हैं, सिकल सेल हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो पर्सन होगा वो उस पर्सन की डेथ हो जाएगी, ओके। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो सेकंड वाला केस है, सेकंड केस में तो यहाँ पर क्या है कि पर्सन जो है वो 50% अफेक्टेड होगा, ठीक है। और अच्छा, इसका एक एडवांटेज भी इसको मिलता है, अगर इस टाइप का अगर जीनोटाइप है तो इसका एक एडवांटेज भी पर्सन को ये मिलता है कि पर्सन जो है ये मलेरिया रेजिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। यानी ऐसे पर्सन में मलेरिया का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। मलेरिया का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा इस पे, क्योंकि मलेरिया का जो पैरासाइट है वो इस सिकल शेप का जो आरबीसी है उसमें वो सरवाइव नहीं कर पाता है, समझ में आ रहा है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर पर्सन में इस टाइप का जीनोटाइप होगा तो पर्सन जो है वो दैट विल बिकम द मलेरिया रेजिस्टेंट, ठीक है। तो एक इसके लिए ये प्लस पॉइंट है, एक एडवांटेज है इसके लिए, दैट पर्सन बिकम्स मलेरिया रेजिस्टेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक इसके लिए क्या है, ये एक एडवांटेज भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि ऐसा अगर इस टाइप का अगर जीनोटाइप है किसी पर्सन में तो उसमें मलेरिया जो है, मलेरिया से पर्सन जो है वो पूरी तरह से जो है वो। तो ये था पूरा हमारा जो टॉपिक प्लियोट्रॉपी, जिसमें कि हमने देखा हमारा टॉपिक, इसमें हमने देखा कि प्लियोट्रॉपिक जीन्स के बारे में हमने समझा कि जो एक जीन है इसका जो बेसिक जो सेंटेंस है क्या है, वन जीन मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन वन ट्रेट्स, है ना। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने जो हीमोग्लोबिन का जो केस लिया है यहाँ पर, तो हीमोग्लोबिन में जो बीटा चेन है, इस बीटा चेन में एक पॉइंट म्यूटेशन होने से, यानी कि 6th पोजीशन पर ग्लूटामेट जो था वो वैल्यू से रिप्लेस हुआ, और इसको हमने बोला पॉइंट म्यूटेशन। और इस पॉइंट म्यूटेशन होने से क्या हुआ कि ये जो था सिकल सेल हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो सिकल सेल हीमोग्लोबिन जो था ये इसमें कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। और ये नॉर्मल केस में हम इसको इस तरह से लिखते हैं HPA, और सिकल सेल है तो हम इसको लिखेंगे HPS, ठीक है। और इसके बाद में इसके क्या रिजल्ट हुआ, सबसे पहले तो यहाँ पर आरबीसी में जो था ये सिकल शेप की आरबीसी, जो नॉर्मल जो डम्बल शेप या बाइकॉन के शेप में होती है आरबीसी, तो वो सिकल शेप में चेंज हो गई, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि एक से ज्यादा जो ट्रेट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर रिजल्ट है आरबीसी के शेप में चेंज हुआ, ठीक है, एक तो ये चेंज हुआ। दूसरा चेंज क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है आरबीसी की वो क्या हुई, वो पूरी तरह से डिक्रीज हो गई, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे पर्सन जो है वो
बहुत जल्दी किसी काम को करने में बहुत जल्दी उसमें वीकनेस हो जाएगी, ठीक है। कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन पावर जो है वो भी ड्रास्टिकली वो भी डिक्रीज होगी, है ना। तो ये सारे जो है इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम जो है वो बॉडी में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है ना। तो एक से ज्यादा ट्रेट जो है इस तरह से यहाँ पर ये अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा जो टॉपिक प्लियोट्रॉपी, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से समझना है। अगर इस पूरे टॉपिक में कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा है, ठीक है, तो और ये जो पॉइंट आपको बताया था लास्ट में कि यहाँ पर अगर इस टाइप का अगर जीनोटाइप है तो पर्सन जो है वो मलेरिया रेजिस्टेंट हो जाता है, क्योंकि मलेरिया की जो पैरासाइट है वो इस तरह की आरबीसी में सरवाइव नहीं कर पाता है, ठीक है। और तो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है इस टॉपिक में से तो आप जरूर पूछेंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाकर के, या पर्सनली भी आप क्वेश्चन जो है वो पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में इस टॉपिक के बाद में अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक आज ही हम इसको कवर करेंगे, ठीक है, इसी लेक्चर में। एंड द टॉपिक इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। Okay. So the next topic is complementary genes. Okay, complementary genes. So what are these complementary genes? How will you define these complementary genes? So complementary genes, they are basically genes those may be present on the those are present on the locus of the same chromosome, or they may be present on the other chromosome, but they work combinedly to give expression of any trait, ठीक है। यानी कि ऐसे जीन्स जो कि सेम या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो, ठीक है, बट वो किसी भी ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी भी टाइप का ट्रेट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो कंबाइंड होकर के फंक्शन करे, ठीक है। तो इस टाइप के जो जीन्स हैं इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से एक एग्जाम्पल लेकर के इसको हम समझते हैं किस तरह से इसमें जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री जो जीन्स है इसको हम समझते हैं। तो यहां पर जो एक एग्जाम्पल है दैट इज स्वीट पी, ठीक है। यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं स्वीट पी, एंड द बॉटैनिकल नेम ऑफ दिस स्वीट पी इज लेथाइरस odoratus, ओके, लेथाइरस odoratus, और ठीक है, तो कॉमनली हम इसको बोलते हैं स्वीट पी, ठीक है। तो बच्चों होता क्या है कि ये जो स्वीट पी है तो इसमें दो कलर के फ्लावर्स होते हैं, एक होता है पर्पल, ठीक है, एंड सेकेंड इज व्हाइट। दो कलर के फ्लावर्स होते हैं, एक तो पर्पल कलर के और दूसरा होता है व्हाइट कलर, ठीक है। इसके बाद में यहां पर एक रिएक्शन होती है, इस पर्पल कलर के फ्लावर बनने के लिए यहां पर एक उसको हम रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो रिएक्शन क्या है, उस रिएक्शन को आपको समझना है कि वो किस तरह से जो एक कंप्लीट रिएक्शन है वो कैसे होती है, ठीक है। तो यहां पर होता क्या है, देयर आर सम रॉ मटेरियल्स, ठीक है, यहां पर कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं एंड ओके, so here are some raw materials and these raw materials convert into chromogen, ठीक है, and the color of this chromogen is white, okay, color of chromogen is white, and
this chromogen again converts into a pigment that is called anthocyanin, and the color of this anthocyanin is पर्पल। ओके, इस तरह से ये पूरी एक रिएक्शन होती है। यहां पर रॉ मटेरियल्स हैं, दीज रॉ मटेरियल्स कन्वर्ट इनटू क्रोमोजेन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज अ E1। ठीक है, E1। और इससे रॉ मटेरियल जो थे वो कन्वर्ट हुए किसमें, क्रोमोजेन में, और इसका कलर कैसा है, व्हाइट। एंड अगेन दिस chromogen again convert into anthocyanin, that is a pigment, and the color of this pigment is purple, okay, with the help of another enzyme that is E2। ठीक है, so these are two enzymes, E1 and E2, okay, and this E1 enzyme is synthesized by a gene that is the C gene। ठीक है, C gene, and this E2 enzyme is synthesized by another gene that is the P gene। Okay, so these are two genes, means C gene and this P gene। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आपको याद रखना है कि किस तरह से यहां पर जो है ये पर्पल कलर के जो फ्लावर अगर बनने हैं तो ये पूरी जो कंप्लीट रिएक्शन है ये रिएक्शन होनी चाहिए। और इस रिएक्शन में दो एंजाइम E1 और E2। ठीक है, E1 एंजाइम को बनाने के लिए यहाँ पर जो जीन है, कौन सा जीन है, E1 एंजाइम बनाने के लिए यहाँ पर C जीन, और E2 जो एंजाइम है इस E2 को बनाने के लिए यहाँ पर जो है ये P जीन। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन है, एक कंप्लीट रिएक्शन है। इसके बाद में कंडीशन यहां पर क्या होती है कि अगर पर्पल कलर के फ्लावर बनने हैं तो इनमें से जो C जीन है और जो P जीन है, ठीक है, इन दोनों जीन्स के जो दो एलिल्स हैं, इन दोनों एलिल्स में से एक एक एलिल डोमिनेंट होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन। समझ में आया? एक बार फिर से सुनिए इसको। पर्पल कलर के अगर फ्लावर्स बनने हैं तो इसके लिए क्या होना चाहिए, यहां पर जो C जीन है और जो P जीन है, ये दो जीन्स हैं, यानी इनके दो एलिल्स भी होंगे। ठीक है, तो इन दोनों एलिल्स में से एक एक एलिल डोमिनेंट होना चाहिए, तभी यहां पर ये जो फ्लावर्स हैं, यानी पर्पल कलर के जो फ्लावर्स हैं, ये तभी बन पाएंगे। ठीक है, दिस इज द कंडीशन। ठीक है, तो अगर सपोज यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है C कैपिटल P स्मॉल p, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। और दूसरी जो कंडीशन है यहां पर, सपोज स्मॉल सी कैपिटल P। ठीक है, और ले लेते हैं यहां पर एक कंडीशन, सपोज कैपिटल C कैपिटल P एंड स्मॉल p। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। ये थ्री कंडीशंस है। तो अब यहां पर आप देख करके बताना है आपको कि ये जो जीनोटाइप है, तो इस जीनोटाइप से यहां पर इस कलर के फ्लावर बनेंगे। कंडीशन आपको बताई थी। कंडीशन क्या बताई थी कि ये जो जीन्स हैं, इन दोनों जीन्स में से अगर पर्पल कलर के अगर फ्लावर्स बनने हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों जीन्स में एक एक एलिल डोमिनेंट होना चाहिए, तभी यहां पर जो फ्लावर बनेंगे वो कैसे होंगे, पर्पल। ठीक है, तो अब इस पहली वाली जो कंडीशन है इसमें आप देखिए यहां पर ये डोमिनेंट है ना, एक जीन इसका, एक जो एलिल है इसका डोमिनेंट है और दूसरा जो है इसका डोमिनेंट है। तो यहां पर जो फ्लावर बनेगा वो कौन से कलर का बनेगा, वो होगा पर्पल, है ना, पर्पल होगा। अच्छा, इस वाले केस में, सेकंड केस में क्या होगा, यहां पर कैसा बनेगा, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो एलिल्स हैं, ठीक है, इस जीन के जो दोनों एलिल्स हैं ये दोनों ही कैसे हैं, रेसेसिव, जबकि होना क्या चाहिए था, एक दोनों में से एक डोमिनेट होना चाहिए था, बट यहां पर दोनों ही रेसेसिव है। ठीक है, वो बात अलग है कि यहां पर दोनों ही डोमिनेंट है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पर एक दोनों का ही डोमिनेंट होना चाहिए एलिल।
ठीक है, क्योंकि जब तक ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती, और ये रिएक्शन तभी कंप्लीट होगी जब यहाँ पर क्या होगा, डोमिनेंट एलिल होगा, तभी ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, और जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तब जाकर के जो आगे वाली रिएक्शन है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पर्पल कलर के फ्लावर, तो यहाँ पर ये फ्लावर जो बनेंगे वो किस कलर के होंगे बता सकते हैं आप, व्हाइट कलर के, है ना, व्हाइट कलर। अच्छा, इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में आप देख रहे हैं ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है। ठीक है, ये एक जीन के दोनों ही एलील डोमिनेंट है, और दूसरा जो जीन है इस दूसरे जीन में एक डोमिनेंट है ना। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इस केस में ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो फ्लावर्स बनेंगे वो कैसे होंगे, पर्पल। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जो है इसमें ये आपको याद रखना है कि जो जीन्स हैं यानी कि सी जीन एंड पी जीन्स, तो इनके जो दोनों एलिल्स हैं, दोनों के जो दो एलिल्स हैं, इनमें से एक एलिल, दोनों का एक एलिल वो डोमिनेंट होना चाहिए, तभी जा करके और यहाँ पर पर्पल कलर के जो फ्लावर हैं वो बन सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो फ्लावर्स बनेंगे वो कैसे होंगे, व्हाइट कलर के। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में हम इसका जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स भी हम इसको समझ लेते हैं। सिंपल मेंडेलियन जेनेटिक्स के थ्रू हम इसको समझते हैं। इतना देखने के बाद में आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स की, तो इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्यों बोल रहे हैं, यानी कि ये जो सी जीन है और जो ये पी जीन है इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, ये हम इनको कॉम्प्लीमेंट्री जीन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी आपने देखा कि जब तक ये वाली रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये वाली रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती, है ना। यानी कि जब तक ये जीन इस जीन के साथ कंबाइंड होकर के काम नहीं करेगा, ठीक है, जब तक ये दोनों जीन आपस में मिलकर के काम नहीं करेंगे तब तक ये पर्पल कलर का जो फ्लावर है वो नहीं बनेगा। ठीक है, यही तो हमने डेफिनेशन में बताया था कि यानी कि जो जीन्स हैं दे मे बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट locus, but different locus on the same chromosome or the different chromosome, but they have to work together for a particular type of trait. ठीक है, उनको साथ में मिलकर के ही काम करना है अगर उनको एक पर्टिकुलर टाइप का जो ट्रेट है वो अगर एक्सप्रेस कराना है तो। ठीक है, दैट्स व्हाई दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन। ठीक है, इन दोनों को एक साथ मिल करके ही काम करना है, तभी जाकर के ये एक्सप्रेशन हो पाएगा। ठीक है, ओके। अब इसको हम जेनेटिक्स के टर्म से यहां पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, टिपिकल मेंडेलियन क्रॉस के थ्रू हम इसको देखते हैं। प्योर लाइन मेंडेलियन क्रॉस में यहां पर हम लेंगे प्योर लाइन, कैपिटल सी, कैपिटल पी एंड कैपिटल पी। ओके, इसको क्रॉस कराया हमने स्मॉल सी, स्मॉल पी एंड स्मॉल पी। ठीक है, सेम यहां पर गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, गैमीट्स यहां पर सी, कैपिटल पी। ओके, इसी तरह के 4 गैमीट्स यहां पर बनेंगे, यहां पर स्मॉल सी, स्मॉल पी। ठीक है, 4 गैमीट्स जो हैं यहां पर भी बनेंगे। इसके बाद में थ्रू यूनिट स्क्वायर हम इसको क्रॉस कराएंगे। ठीक है, स्मॉल सी, स्मॉल पी। यहां पर जो जीनोटाइप आएगा दैट इज कैपिटल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी। ठीक है, ये जीनोटाइप आएगा। दिस इज द F1। ये क्या है, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में यहां पर क्या होगा, ये जितने, अच्छा इसका फिनोटाइप क्या होगा, ये जो यहाँ पर जो जीनोटाइप लिखा हुआ है इसको आप देख करके बताइए कि यहाँ पर ये जो फ्लावर है ये किस कलर का होगा, व्हाइट होगा या फिर पर्पल होगा। देख करके बताना है आपको, यहाँ पर व्हाइट होगा या फिर ये पर्पल होगा। अभी आपको बताई थी, कंडीशंस बताई थी सारी, उसको देख करके बताना है आपको कि ये व्हाइट होगा या फिर पर्पल होगा। तो ये कैसा होगा, दिस इज द पर्पल, क्योंकि यहां पर एक इसमें भी डोमिनेंट है और एक इसमें भी डोमिनेंट है। कंडीशन तो यही थी ना, दोनों में से
जो दो एलेन्स हैं उनमें से एक एक एलेन जो है वो डोमिनेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो फ्लावर होगा ये कैसा होगा, पर्पल, ठीक। ओके, सो दिस इज द F1 जनरेशन। ये कैसी है, F1 जनरेशन। और इस F1 जनरेशन में यहां पर जो 16 प्लांट्स बनेंगे, ठीक है, जो 16 यहां पर जो फिनोटाइप आएगा उन सभी का फिनोटाइप कैसा होगा, वो सभी कैसे होंगे, सारे के सारे कैसे होंगे, पर्पल होंगे, सेम जीनोटाइप आएगा इसी के जैसा। सो ऑल यहां पर 16:0, ठीक है, यही तो रेशियो आएगा 16:0, दैट इज पर्पल, है ना, पर्पल। तो ये आ गया इसका F1। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहां पर F2 जनरेशन कैलकुलेट करनी होती है हमें, ठीक है। सो F2 जनरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेल्फ क्रॉस यानी सेल्फिंग कराएंगे यहां पर, ठीक है। सेम जैसा हमने जिस तरह से हमने मेंडेलियन क्रॉस किया था इसी तरह से हम यहां पर F2 जनरेशन कैलकुलेट करने के लिए भी हम इसी तरह से करेंगे। ओके, सो कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल P स्मॉल p, सेल्फ क्रॉस with capital C small c, capital P small p, ठीक है। ओके, यहां पर गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। सो कैपिटल C, कैपिटल P, कैपिटल C स्मॉल p, स्मॉल c, कैपिटल P एंड स्मॉल c एंड स्मॉल p। अच्छा, यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि आप जब लिखेंगे इसको, इस जीनोटाइप को जब आप लिखेंगे तो यहां पर आपको कैपिटल C और स्मॉल c, ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके लिखना होगा, क्योंकि कैपिटल C और स्मॉल c जब आप लिखते हैं तो इसमें सिर्फ एक साइज का ही डिफरेंस होता है ना। P में तो आप देखते हैं कि P में तो शेप चेंज हो जाता है जब हम स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ पर कैपिटल C लिखा आपने, है ना, तो स्मॉल c बस इसमें शेप जो है वो तो सेम रहता है, बस साइज जो है वो स्मॉल हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा देख करके यहाँ पर लिखेंगे। सो कैपिटल C कैपिटल P, इस तरह से यहाँ पर 4 जो है ये गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ एंड सेम 4 गैमीट्स फॉर्मेशन कैपिटल C कैपिटल P कैपिटल C स्मॉल p small c and small p. Okay, these are 4 gametes. Now next, for calculation of F2, here Punnett square capital C capital P capital C small p small c capital P small c small p. Next, capital C capital P capital C small p small c capital P and the last one small c and small p. Okay, now okay, so capital C capital C capital P capital P, here capital C small p small p. Okay, so here capital C, sorry, capital C, here capital P small p, okay, and capital C small c capital P capital C small c capital P small p. Okay,
नेक्स्ट कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, नेक्स्ट कैपिटल सी, कैपिटल सी, स्मॉल पी, स्मॉल पी, ओके, नेक्स्ट कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, and here capital C, small c, small p, small p, okay, next capital C, small c, capital P, capital P, capital C, small c, capital P, small p, and small c, small c, next capital P, capital P, okay, and next small c, small c, capital P, small p, capital C, small c, capital P, small p, capital C, small c, small p, small p, small c, small c, capital P, and the last one is small c, small c, small p, small p, okay. So these are 16 genotypes. अब इन 16 जीनोटाइप्स में आपको देख करके बताना है यहाँ पर कि इसमें से कौन कौन से फ्लावर्स हैं जो कि पर्पल होंगे और कौन कौन से व्हाइट होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कैसा होगा ये फ्लावर पर्पल, दिस इज द पर्पल। सेम यहाँ पर भी सेम होगा पर्पल, ठीक है। यहाँ पर भी कैसा होगा पर्पल, ठीक है। यहाँ पर भी पर्पल, ओके। नेक्स्ट यहां पर भी कैसा होगा पर्पल। ये कैसा होगा, ये होगा व्हाइट, ठीक है, क्योंकि यहां पर कैसा है दोनों में से दोनों ही एलेल कैसे हैं रेसेसिव, तो यहां पर क्या होगा व्हाइट। सेम यहां पर पर्पल, ओके। नेक्स्ट ये कैसा होगा, अब ये भी कैसा होगा व्हाइट, ये कैसा होगा व्हाइट। नेक्स्ट ये कैसा होगा पर्पल, ये पर्पल, ओके। दिस विल बी व्हाइट, ओके, एंड दिस इज द व्हाइट, ओके, एंड दिस will be white here, this is the purple, okay, and white, this will also be white, this is also white, ठीक है। तो अब यहां पर काउंट करेंगे पर्पल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So 9 are purple, okay, and rest means 1 2 3 4 5 6 and 7. 9 is to 7. 7 are white. So 9 are purple and 7 are white, okay. So ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर मेंडल का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो एक लॉ जो आपने पढ़ा था, मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो उसमें रेशियो क्या था 9:3:1, ये रेशियो था, ठीक है। तो 9 तो यहाँ पर सेम है, 9 जो है ये सेम है, बट यहां पर ये जो रेशियो है ये रेशियो मॉडिफाई होकर के और किसमें कन्वर्ट हो गया 7 में, है ना। तो यहां पर क्या हुआ, ये 7 में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज द मॉडिफिकेशन, एक्चुअली दिस इज व्हाट, दिस इज द
मॉडिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, यहां पर मॉडिफाइड रेशियो आया इसका 9:7। सो यू कैन से हियर दैट in case of complementary gene, the ratio obtained, the phenotype ratio obtained is 9:7. Okay, 9:7। यानी कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स जो है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स में जो एक रेशियो, जो फिनोटिपिक जो रेशियो मिलता है यहां पर, वो कैसा होता है, वो क्या होता है 9:7। ठीक है, सो ये है आपका F2 जनरेशन। ठीक है, सो आई होप ये आपको जो टॉपिक है ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आज जितना भी कुछ हमने, जो भी 2 टॉपिक हमने डिस्कस किए, ठीक है, उन टॉपिक में कहीं पर भी अगर कोई भी डाउट आता है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इन टॉपिक से। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है आपको, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जा करके और वो अपना डाउट वहां पर क्लियर करेंगे। ठीक है, और लास्ट में अगर आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक जरूर कर दें। ठीक है, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप वो भी कर लें। ओके, थैंक यू।